हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन। माय नेम इज यश और आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, जो कि आगे चल के यूज होगा नर्स्ड इक्वेशन में। और नर्स्ड इक्वेशन पे 101% आपको एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। सो बिफोर स्टार्टिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमने अपने इस चैनल पे 95% ऑफ केमिस्ट्री के सिलेबस को कंप्लीट कर दिया है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 12th। एट द सेम टाइम we have almost completed the 11th standard, so you can prepare your entire chemistry for your entrance as well as board from this channel called as Billion Education। तो साथियों चलिए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? तो इलेक्ट्रोड के बारे में तो आपने बहुत पहले ही सीख लिया था, बट आज आप सीखोगे पोटेंशियल। हालांकि पोटेंशियल के बारे में भी आपने सुना होगा, अपने फिजिक्स के पार्ट में पोटेंशियल के बारे में भी सुना होगा, बट ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है आज हम यही जानेंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए उस एग्जांपल में है ये कंटेनर। ये क्या है? एक कंटेनर, और उसके अंदर ये इलेक्ट्रोड है। अब ये इलेक्ट्रोड कोई भी हो सकता है, ये मेटल का हो सकता है या फिर नॉन मेटल का हो सकता है। मैं मान लेता हूं ये मेटल है, तो ये मेटल हो गया और उसी मेटल का सोल्यूशन, और ये उसी मेटल का क्या है? सोल्यूशन। कौन से फॉर्म में? मेटल के इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में। तो ये हो गया M+N। चलिए इसे और अच्छे से समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, और उस एग्जांपल में मैंने मान लीजिए लिया है यहां पे ये जिंक, और उसका सोल्यूशन जो है वो है ZnSO4। अब यहां पे सबसे बड़ा जो डाउट रहता है 95% स्टूडेंट को कि हम मेटल को उसी के सोल्यूशन में क्यों डिप करते हैं, कोई दूसरा क्यों नहीं ले सकते। तो याद रखना साथियों, मेटल को उसी के सोल्यूशन में या फिर नॉन मेटल को उसी के सोल्यूशन में डिप करने का रीजन ये है कि जब भी हम ये हाफ सेल बनाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि ये ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है, और इसीलिए हम उसको ऐसे फॉर्मेट में डिजाइन करते हैं कि वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी दिखा सके और रिडक्शन रिएक्शन भी दिखा सके। मान लीजिए इसी जिंक को अगर आप पानी में डाल देते तो नो डाउट जिंक तो ऑक्सीडाइज होगा, बट अगर जिंक को रिड्यूस होना हुआ तो तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। जिंक वाटर के सामने रिड्यूस होना मतलब सोच रहे हो कुछ रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि हम सब जानते हैं जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू वाटर। इसीलिए हमने मेटल को मेटल के सोल्यूशन में ही डिप किया है। नो डाउट जिंक की रिएक्टिविटी मैं ऑक्सीडेशन की टर्म में बात कर रहा हूँ कि जिंक ज्यादा टेंडेंसी रखता है ऑक्सीडाइज होने की कंपेयर टू वाटर। तो एनीवेज अब देखिए यहाँ पे तो ये मेटल है और ये उसका सोल्यूशन है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी, ध्यान से सुनिएगा, कितनी पॉसिबिलिटीज है? 2 पॉसिबिलिटी। सबसे पहला क्या है? शायद ये रिएक्शन हो जाए, M बिकम्स M+N प्लस Ne-। इसका मतलब क्या है? जो जिंक है वो Zn+2 सोल्यूशन में हुआ और उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया। इन शॉर्ट बोलूं तो ये कुछ और नहीं, ये ऑक्सीडेशन है मेरे भाई। क्या है ऑक्सीडेशन? मतलब यहां पे क्या हुआ, एक मेटल था जो अपने आयन में कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रॉन लूज करके। एक एग्जांपल देता हूं, उससे समझ में आ जाएगा। मान लो जिंक है मेरे भाई, और जिंक किसमें कन्वर्ट हो गया? Zn+2 में, और उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। इसीलिए अपन इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। पहले जिंक न्यूट्रल था, पहले जिंक क्या था? न्यूट्रल। उसमें जितने प्रोटॉन थे उतने ही क्या थे? इलेक्ट्रॉन। बट यहाँ पे क्या हो गया? प्रोटॉन का नंबर कंपैरेटिवली ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। मतलब मैं बोलूं तो यहाँ पे जितने प्रोटॉन थे उतने इलेक्ट्रॉन थे। कितने प्रोटॉन और कितना इलेक्ट्रॉन थे? 30 प्रोटॉन 30 इलेक्ट्रॉन। बट अब यहाँ पे प्रोटॉन हो गए 30 और इलेक्ट्रॉन हो गए 28, तो चार्ज क्या आया? +2। आ समझ में? तो ये एक पॉसिबिलिटी है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है मेरे भाई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? देखिए जरा ध्यान से। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे मेटल, मतलब ये जो सोल्यूशन फॉर्म में मेटल आयन है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, N लिख देता हूं मैं यहाँ पे, और फिर उसने बना दिया एक न्यूट्रल। तो ये एक्वस स्टेट में था, एक्वस से आ गया ये सॉलिड, और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये सॉलिड था और ये आ गया एक्वस। सिमिलरली जिंक और Zn2+ के केस में भी ऐसा ही हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये कौन सा रिएक्शन हुआ? पॉजिटिव से न्यूट्रल में कन्वर्ट हो गया, मतलब ये कौन सा रिएक्शन है? रिडक्शन। आ समझ में? अब सिंपल सी बात है, रिडक्शन हुआ मतलब क्या? यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन जो थे वो कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे, फिर इलेक्ट्रॉन गेन होने के बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो गया? सेम हो गया। ठीक है,
तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होने की वजह से क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे समझने की वो ये है कि अगर इसकी दोनों टेंडेंसी है तो हम पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे। तो बेटा हम पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे। याद रखना बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो डायरेक्टली लिख देते हैं क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन कब कब वो इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। चलिए मान लीजिए मैं जिंक का ही एग्जांपल ले लेता हूं। तो जिंक ने पहले क्या किया, पहले उसने ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिखाया। क्या दिखाया, ऑक्सीडेशन, मतलब जिंक +2 में कन्वर्ट हो गया। कब, जब जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दी। तो ये कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। जब जिंक ने ऑक्सीडेशन किया तो रॉड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज आ जाए, सॉरी रॉड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। क्यों, पहले अगर आप सॉल्यूशन को देखो तो जितने Zn+2 थे उतने ही क्या थे, SO4-2। बट रॉड के टूटने की वजह से जिंक इसमें बढ़ गए, मतलब इसमें Zn+2 आयन ज्यादा हो गए तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। अब जरा देखिए ये पूरा सॉल्यूशन को पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पूरे सॉल्यूशन को क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, और रॉड पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। मतलब ये पूरे रॉड को है नेगेटिव चार्ज। नो डाउट सॉल्यूशन के अंदर भी रॉड को नेगेटिव चार्ज। तो देख रहे हो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डबल लेयर क्रिएट हो रही है। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर मतलब क्या, पोटेंशियल क्रिएट हो गया। क्या हो गया, पोटेंशियल क्रिएट हो गया। और हम ऐसा मानते हैं कि एक टाइम आएगा जब इसकी ऑपोजिट टेंडेंसी भी होगी। ऑपोजिट टेंडेंसी मतलब क्या, Zn+2 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू Zn, मतलब ये जो सोल्यूशन में Zn+2 है ये रॉड से ही इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे और फिर किस पे डिपॉजिट हो जाएंगे, रॉड पे। मतलब एक ऐसा स्टेज आ जाएगा जब रॉड से जिंक आयन सॉल्यूशन में आएंगे और सॉल्यूशन से जिंक आयन रॉड पे जाएगा। मतलब वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होगी। और उस समय जो पोटेंशियल क्रिएट होगा, पोटेंशियल मतलब ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैं डेफिनेशन लिखता हूं, आपको डेफिनेशन से बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखिए क्या, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन at equilibrium is called as electrode potential। आ समझ में। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम की स्टेज पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जरा देखिए ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये 2 प्रकार की हो सकती है। कितने प्रकार की, 2। सर वो किस बेसिस पे, 1 मिनट कैमरा चेक कर लेता हूं, क्या सब कुछ सही है, जी सब कुछ फैंटास्टिक है एकदम। तो चलिए एक्सप्लेन करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगी वो 2 प्रकार की होगी। पहला होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा होगा रिडक्शन पोटेंशियल। सिंपल सी बात है। अब वो डिपेंड करता है कि इक्विलिब्रियम आने के बाद मतलब कौन सा रिएक्शन डोमिनेट कर रहा है। अगर ऑक्सीडेशन डोमिनेट कर रहा है तब तो जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड के बीच में सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल आएगा उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर रिडक्शन रिएक्शन डोमिनेट कर रहा होगा मतलब जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर क्या आ रही है, पॉजिटिव चार्ज, और सॉल्यूशन में क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। याद रखना इसका ऑपोजिट, यहाँ पे इलेक्ट्रोड पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, और सॉल्यूशन में क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज। मतलब क्या, वो रिडक्शन हो रहा है। ओके, ये वाला रिएक्शन, तब हम उसे कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, इन सिंपल अगर मैं बोलूं, इफ द reaction between the electrode and its electrolytic solution is oxidation, then the potential developed will be called as oxidation potential। समझ में आया। और अगर रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। ये तो तब डिसाइड होगा ना कि ऑक्सीडेशन हो गया या रिडक्शन होगा जब आप इस हाफ सेल को किसी के साथ कनेक्ट करोगे। समझ में आया। तो हमने सीख लिया दोस्तों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब क्वेश्चन आता है दिमाग में कि इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैलकुलेट कैसे करें। तो देखिए सबसे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बता देना चाहता हूं कि पोटेंशियल इज अ रिलेटिव क्वांटिटी, इट कैन नेवर बी कैलकुलेटेड। याद रखना, पोटेंशियल को हम कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम सिर्फ कंपेयर करते हैं। सर वोल्ट मीटर है, पोटेंशियोमीटर है, सर उससे हम लोग तो कर लेते हैं ना पोटेंशियल कैलकुलेट। वो जो वैल्यू आप लेते हो ना वो रिलेटिव वैल्यू है। रिलेटिव वैल्यू जैसे आप पढ़ते हो ना
फिजिक्स में अगर आप देखो तो आप हाइट के बारे में पढ़ते हो, हाइट इज अ रिलेटिव क्वांटिटी, हाइट इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। आप एक स्केल से आपकी हाइट नापते हो तब बता पाते हो कि उस स्केल के कंपेयर में, मतलब वो स्केल लेके आपने नापा है, वो स्केल के रिलेशन में आपने हाइट को बताया है। आया समझ में? तो ये रिलेटिव क्वांटिटी है, याद रखना। इट कैन नेवर बी कैलकुलेटेड, इट कैन ऑलवेज कंपेयर। ठीक है, चलिए तो कैसे हम इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे। मैं भले बोल रहा हूं कैलकुलेट करेंगे, बट इसे कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के लिए हमें कोई स्टैंडर्ड लेना होगा, कोई ऐसा स्टैंडर्ड जिससे हमें इसकी वैल्यू कंपेयर करनी हो, या फिर बोलूं तो कैलकुलेट करनी हो। सर आप कैलकुलेट क्यों बोल रहे हो? बोला ना मैंने, कंपेयर ही करेंगे, लेकिन जो वैल्यू आएगी उसे कहेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू। बट मेरे दोस्त, पोटेंशियल एक ऐसी क्वांटिटी है जो रिलेटिव है, तो उसे तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब उसे कैलकुलेट करने के लिए मैं लूंगा एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड, बट उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के दो सिंबल है, आप देखोगे टेक्स्ट बुक में, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके दो सिंबल, एक अंडर नॉर्मल कंडीशन और एक है स्टैंडर्ड कंडीशन। सर नॉर्मल कंडीशन मतलब क्या? किसी भी टेम्परेचर पे, अगर गैस है तो किसी भी प्रेशर पे, और सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन फिक्स नहीं होगा, याद रखना, तो उसको बोलेंगे नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, स्टैंडर्ड मतलब क्या? स्टैंडर्ड मतलब कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होगा। अगर गैस है, गैस इलेक्ट्रोड है, तो गैस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होगा, जो टेम्परेचर है वो होगा 25 डिग्री सेल्सियस, आई मीन टू से 298 केल्विन। तो इसमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा उसको अपन बोलेंगे ई नॉट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसको बोलेंगे ई। आया समझ में? मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की कोई कंपल्सेशन नहीं है कि आप 1 मोलर रखो, प्रेशर नो नीड टू कीप 1 एटमॉस्फेयर, और टेम्परेचर को भी 298 केल्विन रखने की जरूरत नहीं है। तो अगर जब कुछ ऐसा होता है तो नॉर्मल कंडीशन में जो पोटेंशियल आएगा उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। बट आप इसमें देखोगे कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो टेम्परेचर आता है वो 298 ही आता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम जितने भी रिएक्शन डील करते हैं वो सारे तो रूम टेम्परेचर पे होते हैं, और रूम टेम्परेचर कितना होता है मेरे भाई? 298 केल्विन। आया समझ में? अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज, अब इसमें भी दो हो सकता है, ई ऑक्सीडेशन या फिर ई रिडक्शन। ओके, और यहां पे भी दो, ई नॉट ऑक्सीडेशन और ई नॉट रिडक्शन। आया समझ में? ऐसा। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये फॉलोइंग फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहले नेचर ऑफ मेटल, आपने कौन सी मेटल ली है, क्या आपने कैल्शियम का मेटल लिया है, क्या आपने सोडियम का मेटल लिया है, क्या आपने पोटेशियम लिया है, क्या आपने जिंक लिया है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम बहुत रिएक्टिव होते हैं, तो उनका पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा आएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। याद रखना उनकी टेंडेंसी क्या है? ऑक्सीडाइज होने की। तो नेचर ऑफ मेटल आएगा। फिर उसके बाद क्या है? नेचर ऑफ मेटल आयन। सर मेटल हो गया तो मेटल आयन क्यों बोल रहे हो? अरे बेटा ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे Fe है तो Fe+2 में भी कन्वर्ट हो सकता है, +3 में भी कन्वर्ट हो सकता है। आज समझ में? इसीलिए मैंने क्या ले लिया? नेचर ऑफ मेटल आयन। और अगर गैस इलेक्ट्रोड है तब क्या करोगे? तो लेंगे प्रेशर ऑफ गैस। ओके, क्या लेंगे? प्रेशर ऑफ गैस। उसके बाद आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? और एक पांचवा फैक्टर आता है, वो आता है टेम्परेचर। मतलब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अभी आपने डिस्कस किया ना, वो डिपेंड करता है मेरे दोस्त 5 फैक्टर पे। नेचर ऑफ मेटल, कौन से आयन में मेटल कन्वर्ट हो रहा है, अगर गैस इलेक्ट्रोड है तो प्रेशर क्या है, और कॉन्सेंट्रेशन क्या है सोल्यूशन का। आपने 1 मोलर लिया है, 2 मोलर लिया है, या 0.5 मोलर लिया है, बबुआ टेम्परेचर कितना लिया है? रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करवा रहे हो या फिर 400-500 डिग्री सेल्सियस पे? सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया, इतने में तो काम करना मुश्किल है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब कल को 298 केल्विन के बदले 300-250 भी हो सकता है। आया समझ में? तो आप, आई होप आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे लिखा जाता है और किसके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किससे कंपेयर करेंगे। तो उसके लिए लूंगा मैं एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। क्या लूंगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, या फिर उसे बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। हालांकि पहले आपके स्टेट बोर्ड के सिलेबस में वो दिया था, कुछ बच्चे जो एनसीईआरटी पढ़ते होंगे उनको पता होगा, ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम लोग लेते हैं ये SHE होता है। सर ये SHE क्या होता है? अरे रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसको लेके हम लोग
कंपेयर करेंगे किसको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। तो मैंने लिया रेफरेंस इलेक्ट्रोड, और ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होगा, ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड होगा SHE। बट SHE में कुछ प्रॉब्लम आते हैं, तो उसके बदले हम लोग ले लेते हैं कैलोमल। अब जो मेरे प्यारे स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, आपको ना तो ये पढ़ना है ना तो ये पढ़ना है, बट कंसेप्ट को समझने के लिए हमको SHE के बारे में जानना तो होगा ही। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं जरा। ओके, सब कुछ सही है। चलिए देखिए अब इधर, तो SHE या फिर ये जो कैलोमल है, ये लोग क्या है, ये लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड है। सर रेफरेंस इलेक्ट्रोड मतलब क्या, इनका पोटेंशियल ऑलरेडी नोन है, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि कैलिब्रेटेड है। ओके, उनका पोटेंशियल ऑलरेडी नोन है और कैलिब्रेटेड है। और यहां तक आपको मैं बताऊं, अकॉर्डिंग टू IUPAC SHE का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। सर SHE क्या होता है, देखिए SHE में हम लेते हैं H+ का सोल्यूशन। ये मैं अपनी पिछली क्लास में बता चुका हूं, तो आप उसे देख सकते हैं जाके उस वीडियो को। ये H+ का सोल्यूशन है 1 मोलर, और इसमें होता क्या है, इसमें जो है वो हाइड्रोजन गैस को पास कराया जाता है एक इलेक्ट्रोड पे, यहां से हाइड्रोजन गैस पास होती है, और ये कॉपर की वायर है, और ये डिप, ये प्लैटिनम है जिसके ऊपर प्लैटिनम ब्लैक की कोटिंग है। तो यहां से क्या पास होता है, हाइड्रोजन गैस एट अ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर कितना होगा इसका, 25 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं बोलूं तो इसके अंदर सारी जो क्वांटिटी है वो स्टैंडर्ड है, 1 एटमॉस्फेयर स्टैंडर्ड, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, या फिर इसको ऐसे भी कहते हैं यूनिट एक्टिविटी। अब इसका मतलब क्या होता है, जाने दीजिए, एंट्रेंस के टाइम पे पढ़ेंगे यूनिट एक्टिविटी क्या होता है। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से सुनिए। अब इसे हम मानते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एंड अकॉर्डिंग टू IUPAC इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, 0। अब आप क्या करो, अब आप डिफरेंट एलिमेंट के हाफ सेल को बनाओ और SHE के साथ कनेक्ट करो, और फिर उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करो। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलिए वो भी बता। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा SHE। अब SHE के अंदर भी कुछ प्रॉब्लम होते हैं, जिसकी वजह से एक और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लिया, मतलब रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया, जिसे हम कैलोमल कहते हैं। कैलोमल का नाम उसके अंदर के इलेक्ट्रोलाइट की वजह से पड़ा है, जिसे हम कहते हैं Hg2Cl2। ठीक है, ये सब थोड़ा ज्यादा हो जाएगा स्टेट बोर्ड के लेवल पे, तो हम खुद को रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि जितना अपना स्टेट बोर्ड का सिलेबस है वही डिस्कस करें। ठीक है, बाकी का जो भी आपका एंट्रेंस का और ये सब डिस्कशन है वो हम अपने एंट्रेंस वाले पार्ट में करें। अब देखिए यहाँ पे आपने मान लीजिए ये एक हाफ सेल ले लिया, ये एक हाफ सेल, और इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पे SHE के साथ। किसके साथ, SHE के साथ। ओके, और यहाँ पे ये वाली एक इलेक्ट्रोड हो गई, एक ये इलेक्ट्रोड हो गई। इसको बाय मींस ऑफ आपने एक वायर से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे लगा दिया वोल्टमीटर। पोटेंशियोमीटर लगाएंगे और अच्छी रीडिंग आएगी। यहाँ पे SHE समझ में आया। सर पोटेंशियोमीटर से क्यों अच्छी रीडिंग, बेटा वो फिजिक्स वाला पार्ट है, आप रहने दो उसको, फिलहाल तो इसको समझो। ये देखो, ये वोल्टमीटर है, और यहाँ पे क्या है, सॉल्ट ब्रिज, और ये आपका हाफ सेल है, किसी को भी ले लो ऐसे, और यहाँ पे आपका SHE है। पता है ना, हाइड्रोजन गैस प्लैटिनम ब्लैक के ऊपर एब्जॉर्ब हो रही है और पास हो रही है किसमें, H+ के सोल्यूशन में। ये H+ है 1 मोलर, और ये आपका जो भी है मेटल आयन का सोल्यूशन होगा M+N, या फिर कोई नॉन मेटल का भी ले सकते हो। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे वोल्टमीटर पे एक रीडिंग है। ओके, यहाँ पे हम लोग की लगा देंगे, जो स्विच ऑन मोड पे रखेंगे तो वोल्टमीटर हमें एक रीडिंग बताएगा। तो ये बन गया अपना पूरा एक सेल। इस पार्ट को बोलेंगे हाफ सेल, इस पार्ट को बोलेंगे दूसरा हाफ सेल। अब ये जो लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में, इसको हम लोग बोलते हैं एनोड हाफ सेल। एनोड हाफ सेल, नो डाउट इसको क्या बोलते होंगे, कैथोड हाफ सेल। इसके ऊपर चार्ज क्या आता है, जनरली नेगेटिव। इसके ऊपर चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव। ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। और IUPAC के जितने भी कन्वेंशन है वो इसी को ध्यान में रख के लिया गया है कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट होता है। ऐसा कन्वेंशन लेके ये सेल का पोटेंशियल कैसे आएगा उसका फॉर्मूला दिया गया है। ये देखिए क्या है, E ऑफ द सेल, और E0 लिया, याद रखना ये भी स्टैंडर्ड केस में ही होगा, ये भी सब
स्टैंडर्ड कंडीशन में ही होगा। अगर आपको SHE के साथ किसी को भी लेके उसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ये अपनी स्टैंडर्ड स्टेट, मतलब ये जो हाफ सेल है ये भी स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए, मतलब कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए, टेम्परेचर इसका भी 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, अगर गैस है तो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, समझ में आ रहा है, वैसा होना चाहिए। तो E नॉट सेल क्या आएगा, E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। ये E नॉट ऑफ कैथोड क्या है, ये है स्टैंडर्ड। सर वो तो हम लोग को समझ गया, क्योंकि आपने पीछे ही बताया था कि जब नॉट लगा देते हैं तो स्टैंडर्ड हो जाता है। सॉरी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, और ये हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। समझ में आया। अब देखिए, अब बहुतों के दिमाग में ये आता होगा कि सर रिडक्शन पोटेंशियल ही क्यों लिया गया, यही तो कन्वेंशन है किसका, IUPAC की, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड और रिडक्शन, उसमें से माइनस करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, क्योंकि ऐसा माना गया है कि कैथोड की पोटेंशियल हमेशा ज्यादा होनी चाहिए किसके कंपेयर में, एनोड की पोटेंशियल, किसमें, रिड्यूस होने की टेंडेंसी कैथोड की ज्यादा होनी चाहिए और इसकी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट फ्लो करेगा। और इस कन्वेंशन पे ये दिया गया, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब इसको अलग अलग फॉर्मेट में भी कर सकते हो, क्योंकि देखिए IUPAC का ऐसा भी कहना है कि E नॉट रिडक्शन इज इक्वल टू E नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन माइनस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ऐसे भी लिख सकते हो। समझ में, तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, ये कैथोड है और ये क्या है, एनोड, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल है, तो आप फॉर्मूले को चेंज भी कर सकते हो। तो पहले क्या कर सकते हो, E नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, और ये क्या है, ऐसे लिख देता हूं मैं, RP ऑफ कैथोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ऐसे कर दिया। ये एनोड लिखा है, मेरे ख्याल से हैंडराइटिंग थोड़ी अजीब है तो आपको नहीं समझ में आएगी, तो ये भी फॉर्मूला हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आया समझ में। तो ये जो फॉर्मूला है ये IUPAC के कन्वेंशन पे, और वो कैसे लिया गया कन्वेंशन की, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमेशा लेफ्ट टू राइट लिया जाना चाहिए। मतलब जैसे कि कोई भी हाफ सेल ले रहे हो तो उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है, नो डाउट ऐसा ही होगा। और अगर सर उल्टा हो रहा है तो, सर अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है तो नो डाउट इसको उठा के इधर रख दो और इसको उठा के उधर रख दो, ऐसा। अगर आप कन्वेंशन गलत करोगे आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा। चलिए इसी के बेसिस पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं और आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लीजिए ये जो हाफ सेल है ये जिंक का है, तो ये जिंक हो गया और ये उसी का सोल्यूशन हो गया Zn+2। आया समझ में। और जिंक की जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आती है वो आती है 0.76, 0.76 ये उसकी वैल्यू है। क्या, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड कितना है वो 0.76। अब इधर देखिए, अब मैं इसे फॉर्मूले में लिखता हूं, तो E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब जरा देखिए कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 0। सर यहां पे दिखा के क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था SHE यहां पे कैथोड की तरह काम कर रहा है, और SHE का हम लोगों ने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 अज्यूम किया था, याद है मैंने बताया था ना, IUPAC ने बोला है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। अज्यूम किया गया है, होता नहीं है, ऐसा मान लिया गया, समझ में आया। बहुत कम होता है तो आप उसे बोलते हैं ना ऐसे निग्लेक्ट कर सकते हो। तो ये हुआ 0 माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ओके, यहां पे ये वाला फॉर्मूला, तो ये कितना आ जाएगा 0.76, ओके। तो ये इसकी वैल्यू क्या आ गई, एक सेकेंड, ये जो वैल्यू मैंने आपको 0.76 दिखाया है ये यहां पे आता है, यहां पे सेल का वैल्यू, तो यहां पे ऐसे लिख दूंगा मैं
0.76। ये वोल्ट मीटर की रीडिंग है दोस्तों। इसकी वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आई? 0.76। मैंने गलती से यहाँ पे लिखा, माफी चाहूंगा उसके लिए। वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी आई? 0.76। दैट इज नथिंग बट व्हाट, ये जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है ये कितना है? 0.76। और ये ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, यहाँ पे कैथोड क्या है? SHE, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 0 और इसका वैल्यू ले लिया मैंने x, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। और नो डाउट यहाँ पे एनोड कौन है? जिंक है। तो ये देखिए ये आ जाएगा x इज इक्वल टू -0.76। मतलब जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो आता है -0.76 वोल्ट। ऐसे तो आपको क्या करना है? आपको डिफरेंट एलिमेंट के हाफ सेल बना के उसको SHE के साथ कनेक्ट करना और मेक श्योर दैट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ऑलवेज लेफ्ट टू राइट। और इस तरह से आपको हर एक हाफ सेल के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मिल जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे समझ में आया होगा। कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम उसे जरूर क्लियर करेंगे। तो इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिए, अपना नॉलेज बढ़ाइए और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे नर्स्ड इक्वेशन। जैसे आपने देखा ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, उसी के चलते नर्स को क्या मिला? नोबेल प्राइज। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।